वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई सीरीज के बारे में, जिस सीरीज में आपको कैट प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। आज का जो सेशन होगा वो कैट 23 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस के बारे में है, जिसमें आप क्यूए के सेक्शन को देखेंगे। ये सीरीज आपको 23 से लेकर 17 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन के सभी स्लॉट्स का क्यूए सेक्शन कंप्लीट करवाएगी, जिससे सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो इस साल पेपर लिखने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप इसमें जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा उसमें मेथड्स, किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, कैसे समझना है, डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सारी बातें हम आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, एज इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा है अपना एक 100 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें 15 अगस्त तक 50% डिस्काउंट चल रहा है, जिसके थ्रू आपकी जो ऑफलाइन फीस है वो 12,500 हो जाएगी और ऑनलाइन 7,999, जिसके बेसिक फीचर्स में ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस, 4 आवर्स क्लासेस एंड आउट सेशन, हर क्लास का वीडियो बैकअप, और आपको मॉक्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, मटेरियल भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, फैकल्टी एक्सपीरियंस रहेंगे एंड वेट जीडीपीआई की प्रिपरेशन रहेगी। इस सीरीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन या आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर D7 ट्यूब सेक्टर पी अलीगंज में विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, a lab experiment measures the number of organisms at 8 a.m. every day, starting with two organisms starting with two organisms on first day. The number of organisms on any day is equals to the 3 more than the twice the number of previous से 3 ज्यादा, तो ये आपको मिलेगा 7। ओके, थर्ड डे क्या होगा? ट्वाइस प्रीवियस प्लस 3, ये आपको मिलेगा 2 इंटू 7 14 प्लस 3 7 17। फोर्थ डे इसी तरीके से देखिए, 2 इंटू 17 प्लस 3 17 प्लस 3 और सॉरी 34 प्लस 3 37, राइट। आगे इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। आपको क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन nth डे एक्सीड 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से ऊपर निकल गया nth डे पे। आपको n की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि nth डे पे ये पैटर्न क्या बनेगा। तो nth टर्म निकालने की बात है यहाँ पे, अब ऑब्जर्व करना जरा। ये था 4, देखो जरा, 4 प्लस 3 जो आपने 7 लिखा है, अगर मैं इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखूं, देखो ये 2 पावर 1 है, 2 पावर 1 प्लस 3 इंटू 0 ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं 2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 1। ओके, इसको हम बोल सकते हैं 17। 17 को लिख सकते हैं, चेक करिएगा, 8। देखो मैं 2 की पावर्स एक साइड ले रहा हूँ, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, है ना। तो इससे एक बात तो कंफर्म होगी कि 2 पावर n इसमें आएगा, ठीक है। अभी आधा पैटर्न बना है, 2 पावर 3 तो 8, 8 और 9 17, तो 3 इंटू 3। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे 2 पावर 4 3 इंटू ये हो गया 16, 16 और 21, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए 7। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली मैं क्या लिख रहा हूँ। 2 पावर 2 प्लस 3 अलग रखते हैं, ये जो 1 है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। इधर मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 1, 2 पावर 4 प्लस 3 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 1। तो पैटर्न क्या बन रहा है, ये 2 4 8 ये सब भी 2 के पावर्स में आते हैं, पर एक बात है कि यहाँ पे अगर पावर 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1, ऐसा अपन लिख सकते हैं। दिस इज nth टर्म, इस सीरीज का nth टर्म।
या nth डे पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख का मतलब क्या है, 10 पावर 6। ठीक है, ओके। अब 2 के पावर्स में जरा सोचना शुरू करिए कि 10 लाख तक कब पहुंच सकते हैं। 10 लाख तो सोचना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। बट अगर मैं 2 पावर 10, क्योंकि मैं ये जानता हूँ 2 पावर 10 1,000 के आसपास है, क्योंकि मैं इसको 1,000 इंटू 1,000 भी बोल सकता हूँ, 10 पावर 6 को। तो 1024 है ना। अगर सोचो कि 1024 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 लाख से तो ऊपर निकल ही जाएगा। मतलब क्या होगा इसका, कि अगर मैं n की वैल्यू 20 लेता हूँ तो यहाँ कंफर्म है कि 2 पावर 20 प्लस आगे जो भी बनेगा, आगे बनेगा 19 पावर में -1, एक कंफर्म है कि ग्रेटर देन 10 पावर 6 होगा। ठीक है, सिर्फ 2 पावर 20 ही सफिशियंट है 10 लाख से ज्यादा होने के लिए। तो आगे और भी नंबर ऐड हो रहा है तो कंफर्म है कि ये 20वें दिन तो एक 10 लाख से ऊपर निकल ही गया होगा। बट क्या मैं आंसर 20 टिक कर दूं? हमको लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है इनका। हो सकता है कि 19वें दिन ही ये काम हो गया हो, ठीक है, तो 19 आंसर हो जाएगा। हो सकता है 18वें दिन हो गया हो तो 18 आंसर हो जाएगा। तो जहां पे फर्स्ट टाइम एन की वैल्यू रखने से 10 लाख से ऊपर गया है वो हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार 19 रख के देखते हैं। 2 पावर 19, 3 इंटू 2 पावर 18 -1। अब बात करते हैं 2 पावर 19 की। 2 पावर 10 1024 होता है, 2 पावर 9 लगभग 512। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मोटा मोटा पकड़ के चले तो 5 लाख तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें 2 पावर 18 का मतलब होगा 500 इंटू 500, मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख का 3 गुना हो गया 7.5। ठीक है, मतलब राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन देखें तो ये भी 10 पावर 6 से ऊपर निकल जाएगा। ये 7.5 लाख के आसपास आ रहा है, ये 2.5 लाख के आसपास आ रहा है। ठीक है, सॉरी 5 लाख के आसपास आ रहा है, तो ये उससे ऊपर तो निकल ही जाएगा। सो 10 लाख से ऊपर हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं एन की वैल्यू 18 चेक करता हूँ, इफ यू टेक एन की वैल्यू 18, तो यहाँ एक बार आप चेक करिएगा 2 पावर 9 और 2 पावर 9 का जो प्रोडक्ट होगा 500 इंटू 500, 25,000,000, मतलब 2.5 लाख के आसपास ही आ गया। अब यहाँ आप चेक करिए, क्या ये 7.5 लाख बन सकता है? नहीं बन सकता, दिस इज लेस देन 10 पावर 6। तो फर्स्ट टाइम 10 पावर 6 से ऊपर कब गया? 19वें दिन। सो आंसर फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 19, इसका आंसर है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। The number of all natural numbers up to 1000 with non-repeating digits, all natural numbers लिखने हैं। तो 1000 तक 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के भी नंबर हो सकते हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर लिखना है तो 1 to 9, 9 नंबर यहाँ बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो क्योंकि आपके पास डिजिट्स हैं तो 0 to 9 डिजिट्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर था इसलिए मैंने 1 to 9 ही लिया, तो 9 नंबर्स यहाँ से बने। नेक्स्ट वाले में आप देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं लिख सकते, तो 1 से लेके 9 तक 9 चॉइसेस इनटू सेकेंड पोजीशन पे 0 ला सकते हैं। इसका मतलब 0 को इंक्लूड करके 9 चॉइसेस यहाँ पे भी, तो 81 नंबर्स यहाँ बनेंगे। सिमिलरली 9 चॉइसेस, क्योंकि 0 नहीं ले सकते तो 1 to 9 यहाँ 9 चॉइसेस। सेकेंड पोजीशन पे 0 ले सकते हैं, तो 0 को हटा के 1 to 9 में, ठीक है, 0 को हटा के 0 को लेके 1 to 9 में एक यूज हो गया होगा, तो 0 इंक्लूड करेंगे तो 9 चॉइसेस अगेन, और यहाँ पे 8 चॉइसेस। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं तो ऐसे समझ लीजिए एक बार इसको, मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। ओके, सो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, तो 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, 9 चॉइसेस इन दोनों के लिए सेम है, राइट। अगली पोजीशन पे 0 आ सकता है, मान लो कि आपने 3 यूज कर लिया, राइट, तो 0 यूज कर सकते हैं। तो 9 में से एक डिजिट हटा दिया, एक इंक्लूड कर दिया, तो 9 चॉइसेस फिर से हैं, राइट। अब मान लो आपने 0 भी यूज कर लिया, तो अब कुल मिला के 8 चॉइसेस है, तो यहाँ यहाँ पे मैंने 8 लिखा है। तो यहाँ आएगा 81 into 8 विच इज 648 नंबर्स।
तो टोटल अगर मैं इसका करूं 648 और 90, 648 और 90, ये आएगा 738। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC is a right angle triangle जिसमें AB एल्टीट्यूड है जिसकी वैल्यू है 5, BC बेस है जिसकी वैल्यू है 12, P और Q दो पॉइंट्स हैं such that BC on BC such that the areas of APQ, ABQ and ABC are in arithmetic progression if the area of triangle ABC is 1.5 times the area of triangle ABP. It means कि ये triangles का जो area है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, राइट, इंक्रीजिंग AP होगा। तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो इस तरह से कुछ लिया जा सकते हैं। यहाँ पे P ले लेते हैं, उससे ज्यादा होगा ABQ का एरिया, तो Q यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, नाउ ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABQ और ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसमें मैं ABC का एरिया बहुत आराम से लिख सकता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट करके, ये आ जाएगा 30। और जैसा कि पता है कि ABC का एरिया ABP के एरिया का 1.5 टाइम्स है, तो ये 20 हो जाएगा। और क्योंकि ये AP है, तो ये जो एरिया बीच में लिखा है ये अरिथमेटिक मीन होगा इन दोनों एरिया का, तो ये आएगा 25। इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये हुआ कि आप यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, इससे BP निकाल सकते हैं, हाफ बेस BQ इंटू हाइट 5, ये अगले वाले ट्राइंगल का एरिया, यहाँ से BP और BQ आ जाएगा, BP और BQ जिनकी वैल्यूज होंगी 8 एंड 10। पूछा गया है आपसे PQ का वैल्यू। अब सोचिए BQ का वैल्यू 10 है, BP 8 है, तो 10 में से 8 गया 2 सेंटीमीटर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 सेंटीमीटर। ये अच्छा सवाल है, दिस इज गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज होगी, तो ये अच्छा सवाल है। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। जब भी सर्कल के अंदर कुछ आप इंस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए। इंस्क्राइब कर रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस ये बनते हैं कि एंगल प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। अगर यहीं पे टेंजेंट वाला होता तब भी एंगल और लाइन प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती थी। ठीक है, अच्छा, इंस्क्राइब्ड में भी लाइन प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉर्ड के इंटरसेक्शन वाली, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल है, कोई शेप डिजाइन बताया नहीं, तो अपने हिसाब से कुछ भी आप बना दीजिए। इस तरीके से कुछ बना देते हैं अपन। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB और CD का रेशियो 2:1 है, तो ABCD ये 2:1 है। ठीक है, और BC और AD का रेशियो, BC और AD का रेशियो 5:4 है। इसके अलावा AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट है E पे, देन आपको AE और EC का रेशियो बताना है कितना होगा, AE और EC का रेशियो। अच्छा, रेशियो रेशियो में चल रहे हो तो इसका मतलब ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब इसमें सिमिलैरिटी वगैरह लगे, क्योंकि साइड्स का तो उसी में आता है, या फिर कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी लग जाए। ठीक है, तो उसी में से कुछ आप लगाइए तभी आंसर आएगा, अदरवाइज तो नहीं आने वाला। प्रॉब्लम ये है कि बाहर की साइड्स के बारे में पता है, तो बाहर की साइड्स के बारे में पता है रेशियो के टर्म में, और अंदर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें से एक साइड के रेशियो लिखने हैं, AE और EC के। इसका ये मतलब हुआ ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब एक साइड रेशियो से दूसरे साइड रेशियो में उसको कन्वर्ट करें, और ये कब होता है, सिमिलैरिटी में। ठीक है, तो ये आपके लिए हिंट हो गया। सिमिलैरिटी लग सकता है क्या, बिल्कुल लग सकता है। देखना जरा, अगर मैं कोई भी पेयर आप लेके देखें, ये मैं आमने सामने वाले ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये दोनों। ठीक है, सबसे पहले तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक, इसके अलावा मैं ले सकता हूँ, यस, CD कॉर्ड अगर आप ले तो एंगल DBC, इस वाला एंगल,
और सी डी कॉर्ड रखते हुए ही आप एंगल सी ए डी ये वाला एंगल इक्वल कर सकते हैं। और ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हुए, इसका मतलब ये सिमिलर हो गया। जैसे ही सिमिलर हुआ काम स्टार्ट। ठीक है, लिखिए जरा सिमिलरिटी। ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ई। तो इससे अपन रेशियो लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन बी ई। अब चेक करो कोई एक रेशियो इसमें यूज हो सकता है क्या? यहाँ था ए बी और सी डी, ए बी सी डी सही है, ठीक है। अगला देखिए बी सी ए डी, बी सी ए डी, हाँ ये रहा बी सी ए डी। तो बी सी और ए डी का 5-4 था, यहाँ पे ए डी बी सी है तो ये 4-5 हो जाएगा, एक रेशियो आ गया। इसी तरीके से आप अगला पेयर लेके देखिए, अगला पेयर ये वाला लेके देखिए, इसमें भी देखो ये दोनों इक्वल। ठीक है, अब एक एक एंगल और इक्वल करवा देते हैं, एक कोई कॉर्ड और पकड़ो। चलो ये पकड़ लेते हैं एडी। एडी कॉर्ड से बी पे एंगल बनेगा, बी डी बी ए, दिस वाला एंगल। और एडी कॉर्ड से ही एंगल बनेगा सी पे डी सी ए, ये दोनों आपस में इक्वल। तो अब देखो सामने सामने ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर तो हो ही गया, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ट्राइंगल के नाम लिख रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी। इसमें रेशियो लिखे ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ई सी। अब ये देखो ऑब्वियसली ये रेशियो यूज हो चुका है, तो अगले की बारी है। ए बी और सी टी कहीं आया है क्या? हाँ ये आया, ए बी डी सी। तो ए बी सी डी का रेशियो 2:1 था, तो ये तीनों भी आपस में 2:1 के इक्वल हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे सवाल पे, हमको लिखना था ए ई अपॉन ई सी। देखो अब कहीं डायरेक्टली AEEC नहीं आया बेटा, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको दो रेशियोज का प्रोडक्ट इस तरीके से करना पड़ेगा कि ऊपर AE हो, ठीक है, और यहाँ कुछ आए और यहाँ कुछ आए, वो आपस में कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे EC आए, तभी पॉसिबल है। तो चलो रेशियो ढूंढना शुरू करते हैं। एक ये मिला AE अपॉन BE, AE अपॉन BE, ठीक है। अब BE कैंसिल होना चाहिए, AE अपॉन BE, और BE कैंसिल होना चाहिए, तो देखो ये रहा ई बी अपॉन ई सी। ई बी बोलो या बीई बोलो, ये आपस में कैंसिल होगा, राइट, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों रेशियोज को लिख लीजिए आप, ए ई अपॉन बीई हो जाएगा 4/5 इंटू ई बी अपॉन ई सी हो जाएगा 2/1, और ये आ जाएगा आपका 8/5, ये आपका आ जाएगा 8/5। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अभी स्क्रीन चला गया था, अभी ठीक है, ओके। 8/5, सो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इसमें आपको एक टर्मिनोलॉजी है वो परेशान कर सकती है, लोकस। लोकस लोगों को परेशान कर रहा था इस क्वेश्चन में, क्या होता है लोकस ये समस्या। ओके, वेट अ मिनट, ओके। सो सर्कल, इसका इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब भी आपको सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाए तो आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप तुरंत सर्किल का सेंटर और रेडियस बना पाए, नहीं तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ क्या करना है। एक्स और वाई के जो भी कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे इनके जो भी ओरिजिनल साइंस है प्लस और माइनस, इनका साइन अपोजिट कर दीजिए, तो प्लस का माइनस कर दीजिए और माइनस का प्लस कर दीजिए, तो सेंटर हो जाएगा -2 + 3। अब जहां तक बात है रेडियस की, वो भी सुनिए। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। फिर आता है माइनस ये वाला टर्म, ये ऑलरेडी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा √16 विच इज 4। तो रेडियस है यहाँ पे 4, रेडियस है 4। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं, सवाल पे देखते हैं।
and L be the locus of point of intersection of pair of tangents to C with angle between the two tangents with equal to 60 डिग्री। बहुत लंबा सा स्टेटमेंट है। मुद्दे की बात यह है कि टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन कहीं हो रहा है। अच्छा, टेंजेंट्स सिर्फ यही नहीं हो सकते, पेयर ऑफ टेंजेंट एक ही है। सोचो कि क्या मैं इधर भी ले सकता हूँ पेयर ऑफ टेंजेंट? यस, क्योंकि रेडियस इधर भी हो सकती है, तो यहाँ भी पेयर ऑफ टेंजेंट हो सकता है जो इंटरसेक्ट करेगा। समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने पेयर ऑफ टेंजेंट होंगे, बहुत सारे होंगे, कहीं से भी बना दो, ठीक है। उन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लोकस मतलब एक पाथ बनेगा, वो भी आप जब बनाओगे तो वो एक सर्कल ही बनेगा, क्योंकि यहां से उसका डिस्टेंस फिक्स होगा हर बार। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, राइट। मैं ऊपर भी बना दो, इधर भी बना दो, इनफाइनाइट टाइम्स बन सकते हैं। तो आप सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो सर्कल बनेगा। लोकस का मतलब पाथ है, ठीक है। लोकस में कंफ्यूज मत होना। ओके, दूसरी बात, आपसे ये कह रहा है कि एक लाइन अगर x इक्वल टू 6 है, वो कहाँ पे टच करेगा इस लोकस को, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। वो बात की बात है, पहले हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, ये 60 था तो ये 30 हो गया, इंटरसेक्शन वो सॉरी बाइसेक्शन हो गया। ये 60 डिग्री होगा, 30 के सामने 4 तो 90 के सामने 8, ठीक। अब अगर ये 8 है तो एक बात तो जाहिर सी है, ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो -2 से 8 ऐड करोगे तो ये आएगा 6। इट मीन्स कि जो लाइन आप ड्रॉ करने जा रहे थे वो यहां से भी पास हो सकती है, ठीक है। वो लाइन x इक्वल टू 6 की यहीं से पास करेगी, क्योंकि ये अगर आप लेके चलते हैं, ये x इक्वल टू -2 वाला पॉइंट है, तो ये x इक्वल टू 6 का पॉइंट है। दूसरी बात, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब y वाला कोऑर्डिनेट वही रहेगा। तो कोऑर्डिनेट आ गया 6,3, तो x इक्वल टू 6 का लाइन जो लोकस बनेगा यहाँ पे, लोकस मतलब ऐसा पाथ, उसको कहाँ पे टच करेगा? 6,3 पे। ऑप्शन सी इसका आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। SICI का सिंपल सा सवाल है। अनिल इन्वेस्ट 22,000 rupees for 6 years in a certain scheme with 4% interest per annum, compounded half yearly। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब कि जो इफेक्टिव रेट होगा वो 2% हो जाएगा, और हाफ ईयरली का मतलब कि एक साल में 2 पीरियड, तो 6 years में 12 पीरियड्स हो जाएंगे। सो 1+2/100 पावर 12, ठीक है। ये हो गया अमाउंट आफ्टर 6 years जो अनिल ने इन्वेस्ट किया था उसका। सुनील इन्वेस्ट करता है सेम सेम स्कीम में, कितना पैसा नहीं पता, फॉर 5 years। इट मीन्स 1+2/100, सेम स्कीम है तो 5 year में 10 पीरियड हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5 years फॉर 1 year एट सिंपल इंटरेस्ट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरे अमाउंट को उठा के वो 10% पे लगा देगा, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 1.1। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना हो जाएगा टोटल अमाउंट। अब आगे आप पढ़िए, लिखा है कि 6 year के एंड में इन दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, तो अब देखना 10 पावर 12 पावर कैंसिल होगा, ये आएगा 102/100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2200 सॉरी 22,000 p इंटू दिस इज 11/10, 10 और यहाँ 3 जीरो, ये 100 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 102 का स्क्वायर होगा 10404, ये सब चीजें आपकी फास्ट होनी चाहिए, इंटू 2। सो ये आ जाएगा 20808। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, जो लगाया किसने था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय सुनील, यही आपसे पूछा गया। तो 20808। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount of job that Amal, Sunil and Kamal can do in a day are in harmonic progression, ठीक है। Amount of job in one day is rate, rate is inversely proportional to time taken, ठीक है। इसका ये भी मतलब है, अब आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहाँ देख पा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊं तो ऐसा समझिए कि अगर टाइम एपी में हो, ठीक है, तो रेट एचपी में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा।
तो इस लॉजिक को जरा अप्लाई करिए। आप कह रहे हैं कि अमल, सुनील और कमल, इनका जो रेट है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका टाइम जो होगा वो एपी में होगा। यहाँ से शुरू करिए अपना सबक। आगे टाइम के बारे में बताया गया, कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ जॉब। ठीक है, कमल को दोगुना समय लगता है अमल के कंपैरिजन में, तो 1:2 का इनका रेशियो है। क्योंकि ये तीनों टाइम एपी में होंगे, तो ये बीच वाला टाइम 1.5 होगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2:3:4 भी लिख सकते हैं। यस, ये भी एपी में है, राइट। ओके, नेक्स्ट। आगे लिखा है कि इफ अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 and 9 days, कमल नीड्स टू वर्क फॉर 16 days टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब। अभी ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, अमल ने 4 दिन किया, सुनील ने 9 दिन किया। ठीक है, और ये काम करते हुए ये आगे बढ़े, कमल लास्ट में 16 दिन काम करेगा, काम खत्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो रेट में इसको कन्वर्ट कर लेता है, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 6:4:3, राइट। ये वर्क डन इन 1 डे आ जाएगा यूनिट में, 6 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट। अब टोटल वर्क अगर हमें लिखना है तो शुरुआत करी है अमल ने, इसने 4 दिन काम किया, तो 6 × 4 यूनिट्स। फिर आता है 9 दिन के लिए सुनील, तो 4 × 9, एंड लास्ट के 16 दिन में कमल, तो 3 × 16, तो 24, 36 और 48। तो 24, 36, 48 हो जाएगा 108 यूनिट। आपसे पूछा है द नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश द जॉब अलोन। तो सुनील कितना समय लेगा, सुनील का पर डे यूनिट कितना है, 4, 108 टोटल यूनिट्स है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर वुड बी 27 डेज। दिस इज बेटा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट सवाल पूछ दिया कैट ने। ठीक है, देखिए कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, दो लोग एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है, कहीं मिलते हैं, और मिलने के बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे चलते हैं, और उसमें जो समय लगता है, मान लेते हैं T1 और T2 समय लगता है, तो स्पीड्स का जो रेशियो होगा वो √T2/T1 होगा। आई होप ये सबने पढ़ा ही होगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, देखो पूरा आप सवाल पढ़िए। अरविंद travels from A to B, Survi travel from B to A, both starting at the same time along the same route. After meeting each other, Arvind takes 9 hours, while Survi takes 24 hours to reach A, और 6 hours अरविंद को लगता है टू रीच B। अरविंद की स्पीड दी है, डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो मैं तुरंत लिख रहा हूँ इसमें स्पीड ऑफ अरविंद अपॉन स्पीड ऑफ सुरभि इज इक्वल्स टू TS/TA। सुरभि ने कितना समय लिया था मीटिंग के बाद, 24, और अरविंद ने 6, तो ये आ जाएगा 24, 6, √4, 2/1। अरविंद की स्पीड 54 है, और सुरभि की स्पीड ऑब्वियसली 27 हो जाएगी, और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे दो आइडिया है, आप एक काम ये कर सकते हैं कि अरविंद 54 की स्पीड से जितने घंटे चल के डिस्टेंस कवर करता है, और सुरभि जितने घंटे चल के डिस्टेंस कवर करती है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं, मीटिंग टाइम निकाल लीजिए, ये भी पता होगा शायद आपको, √T1 T2। जैसे आप इसमें प्लेस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 144, 12। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि मीटिंग टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है, इससे भी हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड इसमें क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐड हो जाएगी, तो 54 और 27 का एडिशन आएगा बेटा 81, और 12 घंटे, ये 12 घंटे मेकिंग टाइम, तो आंसर इज 296,972 किलोमीटर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स A and B at same price, means cost price and sale price में selling price same है, such that she makes a profit of 20% on object A, तो ratio हो जाएगा 5:6, and a loss of 10% on object B, 10:9। selling price same है, तो 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल 18 क्रिएट करते हैं, तो 15, 18, और इधर हो जाएगा 20, 18। If he increases the selling price such that the object A and B are still sold at equal price,
सेलिंग प्राइस को चेंज करेंगे, ठीक है, पर वो इक्वल रहेंगे। दूसरी बात, कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम रहेगा। तो केस 2 में बी 10% प्रॉफिट कमाएगा, तो 20 का कॉस्ट है, 10% मतलब 22 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस सेम रहेगा ए के लिए भी, और ए के लिए कॉस्ट है 15 यूनिट्स। 15 यूनिट से 22, 7 यूनिट्स का प्रॉफिट ओवर 15 into 100. This is approximately 47%. Option B. Next question. A mixture is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar. एक कॉफी जार में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी, उसमें से कुछ कॉफी आपने रिमूव करी। अगेन वी हैव नो आइडिया, सो मैं एज्यूम कर लेता हूँ वाई यूनिट कॉफी आपने रिमूव करी, तो टोटल आएगा x माइनस वाई, एंड रिप्लेसिंग द सेम अमाउंट विथ कोकोआ पाउडर, वाई अमाउंट आपने कोकोआ पाउडर मिला दिया। स्टार्टिंग में कॉफी थी, तो ये भी कॉफी ही होगी, कोकोआ मिलाया, तो टोटल अमाउंट फिर से x हो जाएगा। बट अब ये एक मिक्सचर बन गया जिसका नाम इन्होंने बोला p. Now the same amount is again removed from mixture p and replaced with same amount of cocoa powder. y आपने रिमूव किया, अगेन x माइनस वाई, एंड इस स्टेप में भी कोकोआ पाउडर ऐड किया गया, सो टोटल हो जाएगा अगेन x, जिससे कि बनता है टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर q. If the ratio of coffee and cocoa in mixture q is 16:9, the ratio of cocoa in mixture p to in mixture q. Okay. पहली चीज ये ऑब्जर्व करनी कि इस स्टेप में कॉफी से स्टार्ट हुआ था, तो प्योर कॉफी को आप धीरे धीरे कोकोआ पाउडर में लाके डाइल्यूट कर रहे हैं। तो फाइनल डाइल्यूशन के बाद जो प्रपोजिशन आएगा या प्रपोर्शन आएगा कॉफी का, वो होगा 16/25, और स्टार्टिंग में था 100%। किस फैक्टर से ये डाइल्यूट हो रहा है? x माइनस वाई अपॉन एक्स के फैक्टर से वन टाइम, सेकेंड टाइम भी x माइनस वाई अपॉन एक्स के फैक्टर से। यह आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4/5. On solving this, we would have 5x minus 5y is equals to 4x, or x is equals to 5y. Now, if x is equals to 5y, तो ये 5y हो गया, ये आपका 4y है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि p और q में कोकोआ कितना है। आपने p के अंदर जो y ऐड किया था वही मात्र कोकोआ आया था, तो y यूनिट कोकोआ, और q में कितना होगा, 5y में से 9 यूनिट्स ओवर 25 इंटू 5y, इसका रेशियो हो जाएगा 5 कैंसिल आउट हुआ, 5:9। ऑप्शन सी ये इसका आंसर है। Next, this is good question. In an examination, the average marks of 4 girls and 6 boys, इनका जो एवरेज है वो 24 है। सो क्या मैं यहाँ से टोटल लिख सकता हूँ? मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हर लड़की का मार्क जी है और हर लड़के का मार्क बी है, ये अगली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। सो टोटल आ जाएगा 24 into 10. Now, if the marks of any girl is at most double of marks of any boy, means G is less than or equal to 2B. At most मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो less than or equal हो सकता है, and but not less than marks of any boy. उससे कम नहीं होगा, तो या तो उसके बराबर होगा B से, या B के बराबर या B से बड़ा। ओके, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे आप फाइंड आउट क्या करना है। Then the number of possible distinct integer values of the total marks of 2 girls and 6 boys. 2 girls and 6 boys के टोटल का कितना पॉसिबल इंटीजर वैल्यू हो सकता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा हिंट है कि आपको ये दो कंडीशंस यूज करनी है। एक कंडीशन में है g इज इक्वल्स टू बी, और दूसरे कंडीशन में g इज इक्वल्स टू 2b।
एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, एक से मिनिमम रेंज आ जाएगा, एक से मिनिमम आ जाएगा, एक से मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं जी की जगह बी रखता हूँ तो यहाँ से, या बी की जगह जी रखता हूँ तो इधर मिलेगा 4G+6G 10G, तो जी आ जाएगा 24 और बी की वैल्यू भी होगी 24, बट ऑब्वियस नाउ यहाँ देखा जाए तो जी इज इक्वल टू 2b, तो जी इज इक्वल टू 2b यहाँ रखें अगर अपन तो 8 और 6 14, तो 14G इज इक्वल टू आ जाएगा 240/14 या 120/7, और बी की वैल्यू उसका हाफ होगी, ठीक है, वो हम लोग लिख सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये एक्सप्रेशन या तो आप जी में रखिए या बी में रखिए, तो यूज करिए इस वाले कंडीशन को, मैं इसको जी में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन में जी की वैल्यू है। तो 6b की जगह मैं लिख सकता हूँ 2G+6b की जगह आ सकता है 240 - 4G और 240 - 2G। फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं 24 यूज करता हूँ, 240 - 24 यहाँ रखेंगे 48, तो ये आएगा 192, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम केस आ गया। दूसरा एक्सट्रीम केस, अगर मैं जी की जगह 120/7 रखता हूँ, 240/7, इसको हम लिख सकते हैं 240 × 6/7, राइट। लेट मी चेक वंस, g is equals to 2b, g is equals to 2b 8, ये b की वैल्यू आई थी, वेट अ मिनट, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ b, तो g आ जाएगा उसका डबल 240/7, ओके। तो अभी प्लेस करिए 240 - 2 टाइम्स ऑफ 240/7, 240 कॉमन, 1 - 2/7 आएगा 5/7, this is 1200/7, this is approximately 171 point something। सो रेंज क्या मिला सम का या टोटल का, दो एक्सट्रीम केस आपने लिए, एक आ रहा है 171 पॉइंट समथिंग से ऊपर और 192 एक्सट्रीम है, सबसे लास्ट में ये हो सकता है। तो इंटीजर वैल्यूज कितने हो, 172 173, कहाँ तक 172 तक, तो टोटल वैल्यूज आप काउंट करिए, ये आएंगे 21, ऑप्शन बी, ठीक है। 21 कैसे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vishti went on a 8 hours trip on car, 8 आवर की ट्रिप पे, मान लेते हैं यहाँ से ट्रिप स्टार्ट होती है, ठीक है, 8 घंटे की ट्रिप पे जाते हैं। बिफोर द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ x किलोमीटर, तो इससे पहले कार x किलोमीटर कवर कर चुकी है, ठीक है। वेयर x इज अ होल नंबर एंड इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर, पैलिंड्रोमिक नंबर जैसे 1 2 3, और इधर मैं कर दूं इसको 2 1, दिस इज पैलिंड्रोमिक नंबर। इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं पैलिंड्रोमिक होते हैं, ठीक है। ये लिखा भी यहाँ पे कि अगर आप x के डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो x की वैल्यू सेम रहेगी, राइट, ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोमिक कहते हैं। आगे, एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड ऑफ टोटल ऑफ, टोटल मतलब x किलोमीटर वाला, और ये 8 घंटे में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 26862 है। दिस इज अगेन अ पैलिंड्रोमिक नंबर, this number is again being palindromic, yes, if this tree never drop at more than 110 km/h, जो स्पीड है 110 से ऊपर कभी नहीं जाएगी, मतलब लेस देन और इक्वल, then the greatest possible average speed at which she drop during the trip, ये आपको बताना है, ओके। मान लेते हैं कि स्पीड यहाँ पे s है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 8s, तो टोटल डिस्टेंस शुरू से देखा जाए तो आएगा x + 8s इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यहाँ दिया है 26862,
और क्योंकि हमको x के बारे में बताना है तो x आ जाएगा, स्पीड बताना है, यस स्पीड, ओके। x का हमें पता है, ओके यहाँ से शुरू करते हैं। x का पता है, ये पैलिंड्रोमिक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 26862 माइनस 8s, ओके। अब दिए गए ऑप्शंस में से आप s की जगह कुछ भी रख सकते हैं, राइट, मैं ऑप्शंस यूज कर रहा हूँ। और दूसरा लॉजिक आप ये भी सोचो कि s की जगह आप कुछ भी रखते हैं, लाइक अगर आप 110 रख देते हैं मैक्सिमम, तो 880 माइनस होता। अब समझने वाली बात ये है कि स्टार्टिंग के दो डिजिट्स और लास्ट के दो दो डिजिट जब तक सेम रहेंगे तब तक ये पैलिंड्रोमिक रहेगा, बीच का नंबर चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अब अगर आपने 880 माइनस किया तो ये लास्ट टू डिजिट पे इम्पैक्ट डालेगा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। स्ट्रेट अवे आप 100 को टिक करिए, क्योंकि 100 रखने से 800 आएगा तो लास्ट टू डिजिट 00 हो जाएंगे, ये लास्ट टू डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। आप चाहिए तो चेक कर लीजिए, 26862, और अगर मैं स्पीड को 100 लेता हूँ तो 800 माइनस होगा, तो 26062, दिस इज अगेन अ पैलिंड्रोमिक नंबर, सो एस की जगह स्पीड हम लोग 100 ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 2r प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एज -2 एज वन ऑफ रूट, ओके। अगर -2 वन ऑफ रूट है तो x प्लस 2 से ये एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर यहाँ एक्स क्यूब है तो आप एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड करेंगे, तो ये एक्स क्यूब बनेगा और इधर आएगा 2x स्क्वायर, ऊपर ये दोनों टर्म रहेंगे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, इससे ये माइनस होगा तो अंदर आएगा 2r प्लस 1 -2 और एक्स स्क्वायर बाहर, तो 2r प्लस 1 में से -2 करेंगे तो 2r माइनस 1 आएगा, और अगला टर्म आएगा 4r माइनस 1 इंटू एक्स। अब कितने बार डिवाइड करना चाहिए, 2r माइनस 1 इंटू एक्स टाइम्स, ये बनेगा 2r माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स करेंगे तो 4r माइनस 2 इंटू एक्स, ये माइनस हुआ, ये से कैंसिल हुआ, सो 4r माइनस 1 माइनस 4r प्लस 2 हो जाएगा, एक्स कॉमन है, 4r कैंसिल, -1 प्लस 2 1 आएगा, एंड अगला बचेगा 2, 2 यहाँ आएगा, तो मात्र वन टाइम आप डिवाइड करिए, सो एक्स प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, सो ये फैक्टर हो गया, तो इसका फैक्टर्स फॉर्म हो जाएगा, फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इफ द अदर टू रूट्स आर रियल, अदर टू रूट्स तो यहीं से आएंगे, तो अगर ये रियल है तो d की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो d आएगा b स्क्वायर 2r माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2r प्लस 1 2r माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे आपको -1/2 और 3/2, प्लस माइनस प्लस, एक रीजन ये पॉजिटिव है, एक रीजन इधर पॉजिटिव है, फाइंड आउट क्या करना था, मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ आर, तो इसमें तो सारे नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। स्टिल ये सेटिस्फाई कर रहा है बट नेगेटिव वैल्यूज पे, पॉजिटिव वैल्यू इस वाले रीजन में मिलेंगे 3/2 के आगे, 3/2 मतलब 1.5, इसके आगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ही सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो होगा 2, सो आंसर फॉर आर लीस्ट इज 2। Next, if alpha and beta are two distinct root of equation, equation है 2x square minus 6x plus k is equal to 0, इसका एक रूट अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 3 और अल्फा बीटा आ जाएगा k/2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स देखो, अल्फा प्लस बीटा एक रूट है पूरा और एक रूट है अल्फा बीटा प्रोडक्ट, तो इनका सम हो जाएगा सम ऑफ रूट्स
माइनस पी अपॉन वन, तो -1 माइनस पी, और प्रोडक्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा वन रूट, एंड सेकेंड रूट इज अल्फा बीटा, ये आएगा सी अपॉन ए, लाइक पी अपॉन वन पी। ठीक है, सो यहाँ से रिलेशन बनाइए, ऊपर वाले रिलेशंस को यूज करिए। ठीक है, देखा, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको सेकंड बोल दे रहा हूँ, सो फर्स्ट वाले में मैं अल्फा बीटा की वैल्यूज रख रहा हूँ। सो 3 प्लस के बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस पी, राइट, एक रिलेशन। और सेकंड वाले में रखें तो आएगा 3 इंटू के बाई टू इज इक्वल्स टू पी, राइट। तो दो रिलेशन है अपने पास, आप किसी एक से शुरू कर सकते हैं, मैं यूज कर रहा हूँ के इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2p/3, ये यहाँ प्लेस कर दो, तो 3 प्लस, ये आ जाएगा आपका k/2 p/3 इज इक्वल्स टू माइनस पी, और इसको अपन लिख सकते हैं -3 सामने गया, आएगा 4p/3, और p इज इक्वल्स टू -9/4। ठीक है, एक आ गया। सो इससे k की वैल्यू आ जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ -9/4, विच इज -3/2। ओके, फाइंड आउट क्या करना था, 8 टाइम्स ऑफ k माइनस पी, यहाँ रख दो, 8 टाइम्स ऑफ k इज -3/2, एंड p इज 9/4, तो इसको हम लिख सकते हैं +9/4, ये आ जाएगा -6/4। यस, 8 इंटू 6/4 मतलब 6/4 माइनस का, 9/4 प्लस का, तो 3/4 प्लस का, सो वैल्यू इज 6। तो आंसर फॉर दिस वैल्यू इज 6। सिंपल, आपको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे काम करना था, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 2 mod x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x²। आपको बताना है कि नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन इस इक्वेशन के कितने होंगे। अगर मैं एक काम करूं, मैं mod x को के एज्यूम कर लेता हूँ, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज 2k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5k² इज इक्वल्स टू 5k²। सो इसको सामने लेके जाइए, k कॉमन आ जाएगा, 2k² माइनस 5k, के कॉमन लिया है, +2 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अपन आराम से, ये आएगा 2k² माइनस के, -4k माइनस के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और फर्दर लिख सकते हैं हम 2k कॉमन, k-2 -1 कॉमन, k-2, एंड फाइनल स्टेप 2k-1 k-2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, के 0 आ रहा है, के अगर ये 0 होगा तो हाफ आ सकता है, ठीक है, और 2 आ सकता है, एंड व्हाट इज के इज मॉड एक्स, तो 0, हाफ और 2। आपको इंटीजर सॉल्यूशंस लिखने इक्वेशन के लिए, मतलब x के वैल्यूज लिखने, तो मॉड x इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, हाफ पे प्लस माइनस हाफ आएगा, और 2 पे +-2 आएगा। क्योंकि इसमें कहा गया इंटीजर सॉल्यूशन, तो ये पूरा सेट नहीं हो सकता, तो +-2 और 0 टोटल 3 वैल्यूज हो सकते हैं, सो 3 वैल्यूज ये आंसर होगा। नेक्स्ट, let n be the least positive integer such that 168 is a factor of this number, and m is the least positive integer such that this number is factor of this. Okay, ये फैक्टर्स के ऊपर है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मुझे दो नंबर इसमें कॉमनली दिख रहे हैं, 168 और 1134, इसको साइड में फैक्टराइज कर लो। दिस इज 8 इंटू 21, और 2 क्यूब 3 पावर 1 और 7 पावर 1। अगला है 1134,
ये आपका डिवाइड होगा, देखो बेटा 2 से, और 4 3 7 दोनों, हाँ 9 से भी होगा। ठीक है, सो 9 से डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं इसको, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 6 टाइम्स। यस, और अब 2 से भी हो जाएगा ये, तो 6 इंटू 3 इंटू 2, ये होता है 63। 63 मतलब 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, तो 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, तो फैक्टराइज फॉर्म आएगा 2 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 2 इज 3 पावर 4 इंटू 7 पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर 168 इसका फैक्टर है, ठीक है, और n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखना है, ठीक, सो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 4 इंटू 7 पावर 1 की पावर n डिवाइडेड बाय, इस डिविजिबल बाय, अगर ये डिविजिबल होगा किससे, 2 क्यूब 3 पावर 1 और 7 पावर 1। अगर ये इससे डिविजिबल है तो n की लीस्ट वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, सबसे छोटी वैल्यू। ऐसे सोचो, देखो n पावर में है तो ये पावर पे पावर, ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे n आएगा, यहाँ 4n आएगा, यहाँ पे n आएगा। तो अभी सोच के देखो, अगर मैंने n की वैल्यू 3 ली, तो 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हाँ 7 क्यूब और 7 पावर 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। तो मुद्दे की बात ये है कि ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था, बाकी सब डिवाइड हो ही रहे हैं। ठीक है, सो एन की सबसे छोटी वैल्यू जो आप यहाँ लेंगे, एन की लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, एन की मिनिमम वैल्यू आप लेंगे यहाँ पे 3। 3 लेने से एक बार आप देख लीजिए क्या होगा, ये 3 क्यूब 2 क्यूब हो जाएगा, 3 पावर 12 हो जाएगा, और 7 क्यूब हो जाएगा। अब ये नंबर इससे कट जाएगा, राइट, ये मुद्दा था। तो सबसे छोटी वैल्यू 3। इसी तरह से लिखते हैं m इज द लीस्ट पॉसिबल सच दैट 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 4 इंटू 7 पावर 1 की पावर n इज फैक्टर ऑफ दिस वाला नंबर। ठीक है, तो 2 क्यूब 3 पावर 1 और 7 पावर 1 की पावर में m आ रहा है। ठीक है, ये से कैंसिल होना चाहिए। आपको यहाँ पता है कि ये तो 3 ऑलरेडी है। ठीक है, सो m की वैल्यू आपको देखनी क्या रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए जरा, अगर चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये 2 क्यूब है, ये 3 पावर 12 है, और ये 7 क्यूब है। 2 क्यूब 3 पावर 1 7 पावर 1। अगर आप इस स्टेज में भी देखो तो 2 क्यूब कैंसिल हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, 3 पे प्रॉब्लम है और 7 पे प्रॉब्लम है। अगर आपने 7 क्यूब बना दिया, लाइक m को आपने 3 ले लिया, तो ये 3 क्यूब बनेगा, ये 12 से कैंसिल नहीं होगा। तो कम से कम वैल्यू m की लेनी पड़ेगी यहाँ पे 12। m की कम से कम वैल्यू लेनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी 12। 12 लोगे तो यहाँ सब कुछ कैंसिल होगा, तभी आप बोल पाओगे ये फैक्टर है। तो सबसे छोटी छोटी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है 12 और 3। तो m प्लस n की ही वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। आंसर इज 15, ऑप्शन सी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सवाल है, देखो, अंडर रूट 5x प्लस 9 और अंडर रूट 5x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस रूट 2। अब एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसको स्क्वायर करिए। ठीक है, तो इन दोनों के रूट्स हट जाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर एक और रूट आएगा, बाकी वैल्यू सामने ले जाइए, फिर से स्क्वायर करिए, फिर आंसर लाइए। एक ये तरीका है। ठीक है, पर ये काफी लेंदी हो जाएगा, बट एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है बेटा। यहाँ पे दो नंबर्स ऐड किए गए जिनके रूट है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, पहले इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 6 प्लस 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू रूट 2। क्या मैं 6 को अंडर रूट 36 लिख सकता हूँ, और 3 रूट 2 को, 3 जब अंदर जाएगा रूट में तो 9 बनेगा, 9 इंटू 18। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं,
5x plus 9 is equal to 36 और 5x minus 9 is equal to 18। बस यहाँ से 5x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो पहले रिलेशन से भी आ रही है और दूसरे रिलेशन से भी आ रही है, बस ये सवाल खत्म। अगर 5x की वैल्यू 27 दोनों से आ रही है, इसका मतलब आपका एजम्पशन सही है। अदरवाइज आपको जनरल मेथड से करना पड़ेगा या फिर अलग अलग एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन किसके बारे में था? अंडर रूट 10x प्लस 9। 5x अगर 27 है तो ये हो जाएगा 54 प्लस 9, ये आएगा 63। 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7, सो 9 से 3 बाहर हो जाएगा, 3 रूट 7। 3 रूट ऑफ 7 ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीक्वेंस, इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये लॉग पे बेस्ड है, अच्छा सवाल है। लिखा है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 12 बेस x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 12 शुड बी इक्वल टू x की पावर 4, राइट? सो यहाँ से लिख सकते हैं x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर पे फैक्टराइज हो जाएगा, देखना x पावर 4 यहाँ फैक्टराइज करो, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर कॉमन लिया, ऐसा कुछ आएगा। दिस इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की लॉजिक से आप पावर 4 को फैक्टराइज कर पा रहे हैं, सो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूसरा ब्रैकेट। यहाँ से वैल्यूज आ सकती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, और x की वैल्यू आ सकती है यहाँ से प्लस माइनस 2। एक रिलेशन मिला। दूसरा सेकेंड लॉग है आपका 3 टाइम्स ऑफ log x बेस y इज इक्वल टू 1, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x बेस y इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू y की पावर 1/3, या इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक ही बात है। सो x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2 है, तो y आ सकता है प्लस माइनस 2 का होल क्यूब और प्लस माइनस 8। आपसे ऑलरेडी कहा गया है कि x और y पॉजिटिव है, इसका मतलब x और y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आप लेंगे, प्लस 2 और 8। सो इनको ऐड करके बोला गया कितना आएगा, आंसर इज 10। ठीक है, सो ये आपका स्लॉट 1 का जितना भी सवाल था ये हम लोग ने कवर किया। जितना भी अच्छा सवाल था, एक दो सवाल अगर मैंने छोड़े भी होंगे सवाल, तो वो आसान क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जितने भी अच्छे जिसमें कुछ लॉजिक कुछ चीजें सीखने को मिले वो सारे सवाल मैंने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।